नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आज फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान दीपिका 2.0 पर बहुत ही बिजी टाइम में, बिजी पीरियड में कुछ समय निकाल करके हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर गुप्त साम्राज्य, जहाँ से कि खास करके अभी जो बिहार में एग्जाम होने वाले हैं, बिहार SSC +2 लेवल, CGL और BPSC, उन तीन एग्जाम को खास करके ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है। तो आज हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य का जो पृष्ठभूमि रहा है उसको समझाने का प्रयास रहेगा, और इस क्रम में आपको थोड़ा सा कहानी जो है किस तरीके से गुप्त साम्राज्य की स्टार्ट होती है तो उसको समझना जरूरी है, और साथ ही साथ इस चीज को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ताकि हिस्ट्री में जो अधिकतम घटनाएं पिछले जितने भी छोटे मोटे घटनाएं होती है उससे मिल करके एक बड़ी घटनाओं को अंजाम मिलता है। तो आज हम लोग जैसा कि पहले ही बात की, गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। तो होता क्या है कि जैसे कि आप लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे चौथी शताब्दी में पतन हो रहा था, पतन मतलब कि जब मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य और इसके अलावा बिंदुसार और उसके बाद अशोक, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये तो युद्ध प्रेमी थे, उनके पुत्र भी जो थे वो भी युद्ध प्रेमी थे। लेकिन जब इसका समय आया अशोक का, तो अशोक भी बहुत सारे युद्धों को जीतता है, और जब कलिंग युद्ध वो विजित करता है यानी जीतता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मनुष्यों की जान जाती है। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और कलिंग युद्ध उसका अंतिम युद्ध हो जाता है। और उस समय से जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, तो उसके बाद से एक हिंसा की जो परंपरा होती है उसके दैनिक युद्ध जीवन में वो खत्म हो जाती है, और वहां से उनके द्वारा युद्ध में भागीदारी होना कम हो जाता है। और जब राजा युद्ध करना कम कर देता है, बंद कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि साम्राज्य का धीरे धीरे जो है विघटन होने लगता है, क्योंकि मजबूतीकरण में कमी आ जाती है। तो उस समय क्या हो रहा था, जब पतन हो रहा था चौथी शताब्दी में, तो दक्कन और दक्षिण भारत में सातवाहन धीरे धीरे पनप रहे थे, उत्तर भारत में कुषाण धीरे धीरे पनप रहे थे, और इसी तरीके से मध्य भारत में कुषाणों के ही जो रिलेटिव थे वो मुरुंड कहलाते थे, ये लोग पनप रहे थे। हम तीन तरह की बात की है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत। ये लगभग सातवाहन, कुषाण और मुरुंड धीरे धीरे पनप रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में। रीजन क्या था? रीजन यही था कि मौर्य साम्राज्य के जो एक महत्वपूर्ण शासक अशोक रहे, उनके द्वारा जब युद्ध में भागीदारी लेने को ज्यादा मन नहीं होने लगा, उसके बाद से ऐसा हो रहा है। और धीरे धीरे उत्तर भारत में इसका भी पतन हो रहा है, किसका? कुषाण का, 230 ईस्वी के लगभग में। और मध्य भारत में जो मुरुंड थे इनका भी 250 से 275 तक में, लगभग 275 में तो अंत ही हो जाता है। अब समझिएगा हम लोगों ने क्या जाना कि मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे अंत होता है। क्यों? क्योंकि अशोक जो होते हैं उनके द्वारा युद्ध नीति को एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है, और उसके बाद तीन तरह के भागों में बांट करके, खास करके दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, इनमें अलग 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 वंश शासन की ओर बढ़ रहे थे। और जब इनका पतन होता है तो एक श्रीगुप्त नाम का एक लोग रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं, वो सामंत होते हैं। सामंत किसको कहा जाता है? बड़े किसानों को सामंत कहा जाता है, और वो राजा से जुड़े होते हैं। राजा को वो अन्न उपजा करके देते हैं कर के रूप में, और उनके पास बहुत सारे जमीन होते हैं, तो इसलिए वो उसको क्या कहा जाता है? सामंत। ये जो सामंत थे, सामंत को महाराज भी कहा जाता है, मतलब उस समय कहा जाता था श्रीगुप्त को लेकर के इनको, यानी कि ये थे सामंत लेकिन कहा क्या जाता था इसको? महाराज। और इनका पुत्र घटोत्कच और इनका पुत्र फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो अब हम लोग समझेंगे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो यहाँ पर किसके द्वारा हो गया? किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। क्यों हुआ? क्योंकि ये थे सामंत, और किसके सामंत थे? कुषाण के सामंत। ये भी जानना जरूरी है कि कभी भी जो चोर होता है वो आपका नजदीक का ही होता है। अगर आप
किसी संस्था को चला रहे होते हैं और उस संस्था में गड़बड़ी आती है या साम्राज्य आप चला रहे होते हैं उसमें कोई कमी आती है तो उसमें उन अपने ही लोग होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कुषाण के ही सामंत थे श्रीगुप्त, जब इनके द्वारा देखा गया कि कुषाण के जो वंशज है या जो शासक रह रहे हैं वो धीरे धीरे कमजोर प्रवृत्ति के हो रहे हैं, यानी कि शासन के रूप में वो अच्छे तरीके से शासन नहीं चला रहे हैं, तो इस क्रम में वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। इस प्रवृत्ति का या इस दृश्य या परिस्थिति का लाभ उठा करके श्रीगुप्त के द्वारा एक नए साम्राज्य गुप्त साम्राज्य की घोषणा कर दी जाती। तो ठीक, अब बात करेंगे कि ये गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में तो था, लेकिन खास करके किन अभी जो रिलेट कर पाएंगे कि किन किन राज्यों में था। तो आधुनिक अगर बात करें तो यूपी, बिहार और एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और शक्ति केंद्र अगर देखा जाए, ये जो श्रीगुप्त अपने राज्य विस्तार की नींव रख रहे थे ये प्रयाग में रख रहे थे। प्रयाग कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और ये जो थे, यहाँ पहले भी बात की हम लोगों ने, वैश्य थे। अगर 4 वर्णों में जो वर्ण व्यवस्था रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये लोग वैश्य में आते थे। कौन? ये श्रीगुप्त। और ये क्या थे? कुषाणों के सामंत। अब समझिए, सामंत धीरे धीरे क्या बन रहा है? उत्तराधिकारी बन रहा है। और कुषाण के साथ इनके द्वारा जो रहे गए समय थे, उन समय में इसने क्या क्या सीखा था? सैन्य तकनीक इसके पास आ गया था। और साथ ही साथ इसने देखा था कि वैवाहिक संबंध के द्वारा भी अपने शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2 चीजें खास करके इनको समझ में आया था। किनको? श्रीगुप्त को। किससे समझ में आया था? कुषाणों से। तो अब समझेंगे विस्तार विकास की बात करेंगे। अगर किसी साम्राज्य का विस्तार या विकास होता है तो उसमें 3 चीजों की मूलभूत आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग उद्योग आज के जमाने में पढ़ते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए सबसे पहले। उसके अलावा क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? खास करके लोहा चाहिए अगर आपको उद्योग चलाना है। और लोहा को शायद उद्योग की जननी भी कहा जाता है, लौह अयस्क को। तो इनके पास वो सभी चीजें थी। भूमि है, यानी कि उपजाऊ था उसके पास। कहाँ पे? बिहार और यूपी में। अभी भी उपजाऊ आप देखेंगे क्योंकि वहां से बहुत सारी नदियां बहती है। साथ ही साथ लौह अयस्क भी वहां पर अच्छी मात्रा में पाए जा रहे थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसमें कि फायदे वाला चीज होता है वो है व्यापार। तो इसको उपजाऊ भूमि मिल गया था बिहार यूपी में। लौह अयस्क मिडिल और साउथ इंडिया से प्राप्त हो रहा था इनको। और नॉर्थ इंडिया में ये व्यापार कर पा रहा था। और किसका? रेशम का। और किससे? रोमन साम्राज्य से। इसको बाइजेंटाइन भी कहा जाता है, रोमन साम्राज्य को। खास करके ये पूर्वी रोमन साम्राज्य कहलाते थे। और उस समय जो महत्वपूर्ण क्षेत्र धीरे धीरे विकसित हो रहे थे वो कौन कौन थे? अनुगंगा, प्रयाग, साकेत और मगध। मगध आप लोग जानते हैं बिहार में है। प्रयाग कहाँ है? यूपी में। और अगर इन सभी चीजों की जो हम लोगों को प्राप्त होती है जानकारी या किताब में पढ़ते हैं, तो इन किताबों से तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इस किताब का निर्माण किस तरीके से किया गया होगा? उनके कुछ स्रोत रहे होते हैं। तो स्रोत की बात करेंगे, चंद्रगुप्तम, मृच्छकटिकम, कामसूत्र। तो ये सभी जो ग्रंथ रहे हैं, जैसे कि मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, देवी चंद्र गुप्तम, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किसके द्वारा लिखा गया। इसके अलावा कालिदास की बहुत सारी ग्रंथ है, ऋतु सनार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम। बहुत ही इसमें प्रेम कथाओं का वर्णन है, मालविका और अग्निमित्र का। इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए, प्रयाग प्रशस्ति, भित्री स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, पुनः अभिलेख, एरन अभिलेख, स्वर्ण सिक्के। इसमें कैसे पता चलता है? सिक्कों में 2 चीज मतलब 2 भाग होता है, तो उसमें इन शासकों के नाम या चित्र होते थे और साथ ही साथ शासनकाल का समय भी होता था। इसके अलावा कुछ जो यात्री आए थे, विदेशी यात्री, हाईयान, वेनसांग और इत्सिंग, तो इन सभी के द्वारा भी उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है अलग अलग ग्रंथों में। तो उन सभी चीजों को सहेज कर हम लोगों को एक इतिहास किताब में हम लोग को समझने स्वर्ण सिक्के को समझाना है। हाँ, स्वर्ण सिक्के मतलब ये जो क्वाइन है ना,
क्वाइन गोल्ड का है। ओके, आई गॉट इट। हाँ, गोल्ड का क्वाइन है। और स्वर्ण सिक्के अगर चल रहा है तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्कों के रूप में अगर सोने का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब राज्य जो है बहुत वैभवशाली है, बहुत अमीर है और वहां की शासन व्यवस्था बहुत अधिक मजबूत है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।